हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एडवांस अकाउंट्स में अपना आगे का फाइनेंस टॉपिक्स चालू करेंगे जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो ये सब बनाना होता है कंपनी के में। तो उसके बारे में हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पहले देखेंगे। सबसे पहले आता है जो बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल किसके अंदर बनाते हैं हम? शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2030 के अकॉर्डिंग हम ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। शेड्यूल 3 provides format of balance sheet and P&L and also provides general instructions to prepare financial statements. फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने की जनरल इंस्ट्रक्शंस शेड्यूल 3 प्रोवाइड कराती है। जनरल इंस्ट्रक्शंस, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, सारी किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करना है, क्या उसका फॉर्मेट रहेगा, उसमें क्या क्या इंक्लूड रहेंगे, वो सब हमें शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट तैयार बताती है। फिर आते शेड्यूल 3 के अंदर 3 डिवीजन दे रखे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। So division 1, this is applicable for those companies who follows accounting standard, यानी कि जो कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं, पहले डिवीजन में वो आती हैं। और कौन सी कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं? जो अनलिस्टेड कंपनी हुज नेटवर्थ इज 250 करोड़ और लेस, ऐसी कंपनी जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हुई है और उनकी नेटवर्थ जो है वो 250 करोड़ से कम है। डिवीजन 2 आता है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर द कंपनीज फॉलो इंड एएस। इंड एएस यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये आईएफआरएस से रिलेटेड है, यानी कि इंटरनेशनल का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उससे रिलेटेड बना हुआ है, लेकिन ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, हम फाइनल में डिस्कस करेंगे। डिवीजन 3, दिस इज एप्लीकेबल फॉर बैंकिंग इंश्योरेंस। बैंकिंग इंश्योरेंस के लिए हमारे यहाँ वैसे तो कोई कानून नहीं है, लेकिन ये डिवीजन में डिवाइड कर रखा है। मतलब कि बैंक और इंश्योरेंस इनके तो एक अलग रूल्स है, तो उसके हिसाब से इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होती है, ना कि एडवांस अकाउंटिंग के हिसाब से या कंपनीज एक्ट के हिसाब से। तो ये दोनों अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमें इंटर में फाइनल में पढ़ना है, और ये तो है ही नहीं, जब आएगा ये तब देखेंगे। तो उसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। हम 12th फाउंडेशन तक टी शेप बनाते थे, लेकिन अब हमें पूरे फिगर के हिसाब से बनाना है। वहां पे हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, वहाँ 3 अकाउंट अलग अलग बनते थे। यहाँ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में ही हमें तीनों अकाउंट मिक्स हो जाएंगे। सबसे पहले नेम ऑफ कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ईयर कौन सा आएगा, रुपीज इन लाख में, थाउजेंड में या करोड़ में, वो आएगा। उसके बाद इसके एलिमेंट्स क्या होती हैं? सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि जो बिजनेस की अपनी ऑपरेशन वर्क है, डेली वर्क है, उससे जो रिवेन्यू होगा वो इसके अंडर आएगा। अदर्स इनकम यानी कि जो रिवेन्यू बिजनेस के वर्क से हुई है, बिजनेस के डे टू डे लाइफ से हुई है, उससे अलग कोई भी इनकम होगी। जैसे कहीं हमने एफडी कराया, वहां पे हमें इंटरेस्ट मिला, तो अदर देन इनकम है। कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो गया, तो वो अदर इनकम में आती है। इनको सम करेंगे तो हमारा टोटल इनकम आ जाएगा। फिर एक्सपेंस। एक्सपेंस हमारे 7 तरीके के होते हैं। सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूज करती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला देखे तो इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। इसको हम एडजस्टेड परचेज भी पढ़ते हैं, हमने पढ़ रखा है फाउंडेशन तक कि एक एडजस्टेड परचेज होता है, यानी ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो वो एडजस्टेड परचेज भी कहलाता है। सीओएमसी यानी कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा यूज किया जाता है। इसकी पहले हम एंट्री अलग से करते मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में करते थे, लेकिन अब इसी में एंट्री होती है। ये एक फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट को हमें अच्छे से फॉलो करना है। एक भी चीज को हमें आगे और पीछे नहीं करना, सबका एक सीरीज बनाए। फिर उसके बाद आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड यानी कि हमने कहीं से प्रोडक्ट परचेज किया और सेल कर दिया, ना हम उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं की। परचेज और सेल ये जो होता है वो स्टॉक इन ट्रेड के अंदर आता है। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स।
चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स क्या होता है? चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स इज अ डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग इन्वेंटरी एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी का जो डिफरेंस होता है वो चेंज इन इन्वेंटरी में आता है। तो की ट्रीटमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब होगी? इफ ओपनिंग स्टॉक इज हायर, एंड नेगेटिव होगी अगर ओपनिंग स्टॉक इज लोअर है, क्योंकि ये हमें एक्सपेंस में शो करना है। एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो अगर कभी हमारा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है ओपनिंग से, तो वहां हमें इसे नेगेटिव शो करना है। और अगर ये मान लो कि आपको ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना है, हमेशा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो जिससे क्या होगा, अगर ओपनिंग छोटा होगा तो हमें नेगेटिव में ही आएगा, तो हम यहाँ नेगेटिव में लिख देंगे। और ओपनिंग बड़ा होगा तो पॉजिटिव में आएगा, तो इसे पॉजिटिव में लिख देंगे। उसके बाद हमारा आता है चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ये तीनों का होता है। तीनों में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके इसका लिखा जाता है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस होते हैं कि जो एम्प्लॉय है उनके लिए कोई बेनिफिट के लिए काम किया जाए, जैसे उनको रिवेन्यू देना, बोनस देना, इंटरेस्ट देना किसी चीज पे। वो ये सब हम AS 15 में पढ़ेंगे। AS 15 जब हम करेंगे तो उसमें हम इसे अच्छे से समझेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट यानी कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट होती है, जो कहीं से इंटरेस्ट हमें मिला है, हमने हमें देना पड़ा डिवेंचर पे या किसी भी चीज पे, ये सब AS 68 और एंड AS 19 के अंडर आता है। तो इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन हम वहीं पे समझेंगे। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ये AS 10 और AS 26 के अंडर आते हैं। डेप्रिसिएशन टेंजेबल एसेट्स पे लगता है, और अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स पे। फिर आता है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस यानी कि ये सारे एक्सपेंस हटा के जो भी एक्सपेंस होगा, जैसे लॉस इन फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ऐसे कोई भी एक्सपेंस है वो अदर एक्सपेंस के अंदर आएंगे। मतलब लॉस फायर नहीं, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं। अदर एक्सपेंस यानी कि ऐसे एक्सपेंस जो परचेज से रिलेटेड नहीं है, या इस इन जो यहाँ दिए हैं उनसे रिलेटेड कोई है भी एक्सपेंस है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और कैरेज कॉस्ट, ये सब अदर एक्सपेंसेस में आते हैं। जैसे सैलरीज, ये सैलरीज तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आ जाता है। फिर ये आ जाता है टोटल एक्सपेंस। आगे क्या? प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ऑफ एंड टैक्स। यानी कि जब यहाँ से इनकम और एक्सपेंस का डिफरेंस करते हैं, तो फिर हमें प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स से पहले जो हमें प्रॉफिट आता है वो मिलता है। ये AS 5 के अंदर डिफाइंड है। फिर एक्सेप्शनल आइटम्स क्या होते हैं? एक्सेप्शनल आइटम्स यानी कि बैड डेप्ट मोर देन एक्सेप्टेड, यानी हमें पता तो है हर साल 2 से 4% बैड डेप्ट होते हैं, लेकिन किसी साल 10% हो गए, 8% हो गए। जैसे कोरोना पीरियड में बहुत सारे कंपनियों के बहुत हाई लेवल पे बैड डेप्ट होते हैं, जिनको उन्हें सोचा भी नहीं था। एरियर्स ऑफ सैलरी यानी कि पिछले साल से कई सारी सैलरीज, जैसे गवर्नमेंट ने किसी की सैलरी पीछे से बढ़ाई, जैसे हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पड़ा था डेप्रिसिएशन फाउंडेशन में, वैसे ही या अगर गवर्नमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करके सैलरी बढ़ाई, तो वो एरियर आ जाता है, वो एन एक्सेप्शनल होता है, यानी कि हमें पता ही नहीं होता कि ये कभी आएगा भी। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि लॉस बाय फायर और एनी नेचुरल डिजास्टर, लॉस ऑफ थीफ, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं। ये हमें पता नहीं है कि होगा, ये ये हो सकते हैं, लेकिन ये एकदम से हो जाते हैं। इनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता। VRS एक्सपेंस पेड, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होता है कि किसी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, और उस कंपनी से एम्प्लॉयज को कम करने के लिए हम कुछ वॉलेंट एम्प्लॉयज को ऑफर देते हैं कि वो रिटायर कर जाएं। हम उनको वॉलेंटरी रिटायरमेंट के तहत कुछ रेम्यूनरेशन देंगे। फिर उसके बाद आता है एक्सेप्शनल आइटम्स।
लेस कर देंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स से पहले आ जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कर देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर टैक्स एक्सपेंस या प्रोविजन फॉर टैक्स जो है, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स जो भी है उसे हम माइनस कर देंगे। फिर आता है हमारा प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से किसी जो प्रॉफिट या लॉस जो भी आया है वो हमारा कैलकुलेट है। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या होता है? कंटिन्यूइंग ऑपरेशन यानी कि जो जिस जिस बिजनेस पे अब हमें अभी हम काम कर रहे हैं, और एक डिसकंटिन्यूड होता है। डिसकंटिन्यू नो नीड टू शो सेपरेट इनकम एक्सपेंस फेस टू फेस ऑफ स्पेशल। डिसकंटिन्यूइंग होता है यानी कि जो बिजनेस हमने बंद कर दिया, पहले तो काम करते थे लेकिन बंद कर दिया, तो उसका यहाँ पे हमें डायरेक्टली हर एक चीज एक्सपेंस या इनकम शो करने की जरूरत नहीं होती। डिसकंटिन्यूइंग इनकम, इसको हम नोट नंबर में, नोट टू अकाउंट में शो कर देते हैं। बाकी यहाँ तक हमारा कंटिन्यूइंग आता है। फिर उसके बाद वहां से डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के एक्सपेंसेस, जो भी डिस्कंटिन्यूइंग का डिफरेंस होगा इनकम माइनस एक्सपेंस का वो। फिर उसके बाद टैक्स एक्सपेंस। फिर यहाँ पे प्रॉफिट लॉस फ्रॉम डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन आएगा आफ्टर टैक्स के बाद। यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस, टैक्स माइनस करके यहाँ प्रॉफिट आएगा। फिर यहाँ पर उन उन दोनों के प्रॉफिट, यहाँ कंटिन्यूइंग प्रॉफिट था और यहाँ डिसकंटिन्यूइंग का प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उनका सम करके यहाँ पे लिखेंगे। और जब ये आ जाएगा, ये हमारा होगा फाइनल प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड टैक्स इनकम सब इंक्लूड एंड डिक्रीज करके, रिड्यूस करके जो भी हमारा प्रॉफिट बचेगा वो आखिरी प्रॉफिट बचेगा। और इसके बाद ये इक्विटी शेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है। इक्विटी शेयर्स दो तरीके के होते हैं, बेसिक और डिल्यूटेड। यानी कि इक्विटी शेयर निकालने का फॉर्मूला, इक्विटी पर शेयर ईपीएस, प्रॉफिट है या लॉस फॉर फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। हमारे पे कितने शेयर है उसको डिवाइड कर देना है, हमारा प्रॉफिट या लॉस जो है उसको इक्विटी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना है। ये दो तरीके के होते हैं, बेसिक और डिल्यूटेड। ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब टॉपिक करेंगे AS20। AS20 में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। फिर इसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अब हम आते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट भी हमारी इसमें टी शेप नहीं होती। बैलेंस शीट में सेम, पहले कंपनी का नाम, बैलेंस शीट की डेट और रुपीस वो सब लिखते हैं। उसके बाद आता है हमारा, सबसे पहले हमारे ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटी आती है और फिर एसेट्स आते हैं। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले हेडिंग आती है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आते हैं? शेयर कैपिटल, बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों इंक्लूड होते हैं। फिर रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के बहुत सारे वो एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स के अंडर आता है। ये एक चैप्टर है, जब हम उसको करेंगे तो इसे अच्छे से समझेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जिस ड्यू टू रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब ये हमारे इंटर के सिलेबस में नहीं है, फाउंडेशन में चला गया है। रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये AS10 के अंदर आता है। रिवैल्यूएशन रिजर्व होता क्या है? If entity has decided to increase the value of its plant, property and equipments from carrying amount to market value, यानी कि जब कंपनी चाहती है कि हम अपनी प्रॉपर्टी प्लांट की वैल्यू इंक्रीज कर लें, कैरिंग अमाउंट मतलब होता है बुक वैल्यू, टू मार्केट वैल्यू से शिफ्ट कर लें, तो जो उसका डिफरेंस होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, कैरिंग अमाउंट है कंपनी की 720 और उसकी मार्केट वैल्यू 850, इसका डिफरेंस आया 130। तो वो जो 130 होता है ना, वो रिवैल्यूएशन गेन होता है। मतलब कि ये गेन हमारा होगा, लेकिन जब हम ये मशीन या कोई भी एसेट सेल करेंगे तब होगा। तो इसलिए हम इसे रिवैल्यूएशन में डालते हैं, ताकि जब आगे जाके हमारे सेल हो तब इसको हम इनकम में इंक्लूड करेंगे। वरना अगर हम अभी इसको इनकम में इंक्लूड कर देते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फिर जो शेयर होल्डर्स होंगे वो हमसे डिविडेंड की डिमांड करेंगे, और जो हमारा, बल्कि इसके ये प्रॉफिट तो हमें अभी आया ही नहीं है, इसकी कोई गेन हुआ है लेकिन, गेन है लेकिन अभी गेन आया नहीं है हमारे कंपनी में कैश फॉर्म में,
नहीं आया, इसलिए हम इसको रिवैल्यूएशन गेन में इंक्लूड करते हैं। आगे क्या होता है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ईएसपीओ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान रिजर्व्स होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। अदर रिजर्व्स, फिर कोई भी तरीके के रिजर्व जो अलग अलग तरीके के, स्पेसिफिक द नेचर एंड पर्पस ऑफ द ईच रिजर्व एंड द अमाउंट देयर ऑफ, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो रिजर्व के फॉर्म में हो या उसके अमाउंट हो। सरप्लस, a reserve specifically present by earmarked investment shall be termed as fund। रिजर्व जो है वो स्पेशली फंड भी कहला जाता है, जैसे प्रोविडेंट फंड होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वो भी एक तरीके का रिजर्व है। डेबिट बैलेंस ऑफ द P&L विद शोन एज अ नेगेटिव फिगर ऑफ सरप्लस। अगर बाई चांस यहाँ जो हमने यहाँ सरप्लस लिखा था, इसकी जगह P&L का डेबिट बैलेंस हो तो लॉस दिखेगा और वो नेगेटिव में दिखेगा, जिससे जो कैलकुलेशन होगी उसमें वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर रिजर्व्स हमारा कंप्लीट हो गया, उसके आगे देखते हैं क्या है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर वारंट्स होते हैं, यानी कि एक हमने बिल बनाया या कोई एग्रीमेंट बनाया कि कंपनी, एक पर्सन है, हम उससे पैसे तो अभी ले लेंगे लेकिन उसे शेयर बाद में इशू करेंगे, फ्यूचर में इशू करेंगे। तो जब हम उसे शेयर इशू कर देंगे ना जो वारंट एग्रीमेंट बनाएंगे तो उसी को वारंट कहते हैं, तो वो यहाँ था। और जब हम उसे शेयर इशू कर देंगे तो वो हमारे शेयर कैपिटल में इंक्लूड हो जाएगा। फिर उसके बाद अगली हेडिंग आती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी कि ऐसी एप्लीकेशन मनी शेयर्स जिन पे अभी पेंडिंग है अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी आई नहीं है, और अगर जब आ जाएगी हम उसे भी शेयर कैपिटल में डाल देंगे। ये परमानेंटली होते, कुछ टाइम के लिए होता है, बाद में ये खत्म हो जाते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यानी कि लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म यानी मोर देन 12 ईयर्स लेने वाला कोई भी लोन या टाइप में जो भी लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाएगा वो सब इसके अंदर आएंगे बोरोविंग्स। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये AS2 में डिफाइन किया गया है। इसके शॉर्ट में हम थोड़ा देखें तो डेफर्ड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अमाउंट ऑफ टैक्स एज ए पेबल इन फ्यूचर, यानी कि ऐसी लायबिलिटी जो हमें फ्यूचर में पे करनी है। ऐसी एक तरीके का डेफ टैक्स एसेट्स भी होता है जो जिसकी सेविंग्स हमें एक्सेप्टेड है कि फ्यूचर में मिलेगी। ये लायबिलिटीज होता है कि हमें फ्यूचर में पे करनी पड़ सकती है और इसमें मिल सकती है। फिर उसके बाद हमारा आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यानी कि कोई और भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो जो कंपनी से अलग हो, वो इसके अंदर आएगी। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जैसे ग्रेटिट्यूड पेबल, कि हमें कोई बहुत, हमें नहीं पता कि हमें कब इस चीज की पे करना पड़ेगा। जैसे हम लेते हैं कि कंपनीज में जब एम्प्लॉय रिटायरमेंट होते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ वो दी जाती है, सैलरी पेंशन ऐसे कुछ दिया जाता है, उसके लिए एक ग्रेटिट्यूड तैयार होता है। और वो हमें नहीं पता कि हमें कब देना पड़ सकता है, कब वो रिटायरमेंट होगा, हम 12-15 साल बाद रिटायरमेंट, तो उसकी प्रोविजंस हम अभी से ही बना देते हैं ताकि उस समय हमें प्रॉब्लम ना हो। फिर आता है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में आते हैं शॉर्ट टर्म बोरोविंग, यानी कि जो कम टाइम के लिए हो। ट्रेड पेबल यानी कि क्रेडिटर्स प्लस बिल पेबल। इसके दो पार्ट्स होते हैं, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज फ्रॉम माइक्रो एंटरप्राइज एंड स्मॉल एंटरप्राइज, और ड्यूज अदर देन माइक्रो एंड स्मॉल। माइक्रो एंड स्मॉल होते हैं, यानी कि MSME के बारे में सुना होगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। ये बहुत ऐसी कंपनीज है जो उनका अभी स्टार्टअप ही हुआ है, मतलब ज्यादा बड़ा इनका टर्नओवर नहीं है। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप जो कंपनी है उन इनको 15 से 20 दिन, और अगर एग्रीमेंट कर रखा है तो ज्यादा से ज्यादा 45 दिन के अंदर आपको इनको पेमेंट करनी होगी। तो इससे क्या होता है, अगर इन दोनों को अलग अलग रखते हैं तो इससे क्या होता है, जो टैक्स डिपार्टमेंट है उनको ये देखने में आसान हो जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस कंपनी में कितने MSME है। तो इससे क्या होता है, अगर वो उनको पेमेंट नहीं करते टाइम से तो कंपनी को टैक्स में छूट नहीं मिलती, यानी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। उन्हें जितना टैक्स बनेगा उनको पूरा देना पड़ेगा, और बल्कि ये अमाउंट उनकी इनकम मानी जाती है। फिर अदर करंट लायबिलिटी, यानी कि कोई भी करंट लायबिलिटीज होती हैं छोटी मोटी, वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन जैसे इनकम टैक्स पेबल करना, इनकम टैक्स पे करना है, उसके हम इसके लिए हमने एक प्रोविजन बनाई क्योंकि वो हर साल
पे करना पड़ता है, तो 12 महीने के अंदर ही पे हो जाता है। फिर आता है एसेट्स। एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, पीपी, एस 10 में इसको डिफाइन किया गया है। इंटेंजिबल एसेट्स जैसे सॉफ्टवेयर्स और गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स एस 26 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे तो ये सब हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम फॉर्मेट समझ रहे हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनकम्प्लीट पीपी, यानी कि ऐसे प्लांट इक्विपमेंट्स जैसे बिल्डिंग है कि उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है और आधे में जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो वो उसका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ, अभी उसमें टाइम लगेगा खत्म होने में, तो उसको हम इनकम्प्लीट पीपीई में डालते हैं, यानी कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इसी तरीके जैसे कोई सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, अभी वो पूरा तैयार नहीं हुआ, उसमें अभी टाइम है, कोई हमें किसी की फर्म की गुडविल लेनी है, तो उसकी गुडविल अभी कंप्लीट नहीं हुई है लेकिन हम बन रही आ गई है। इसी तरीके से वो इसके अंदर है। ये सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका कि सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं हम कोई, तो सॉफ्टवेयर अभी पूरा तैयार नहीं हुआ, आधा ही तैयार हुआ है, तो आधा तो अगले साल तैयार होगा लेकिन बैलेंस शीट तो हमें अभी बनानी है, तो उसको हम इंटेंजिबल एसेट्स में डाल दें क्योंकि है तो वो हमारी एसेट्स ही। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यानी कि जैसे प्रॉपर्टी प्लांट डिबेंचर गोल्ड बॉन्ड, एस 13 के अकॉर्डिंग हम इनमें से किसी में भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है क्योंकि वो एक थोड़ी लंबे टाइम के लिए होती है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, नेट एसेट्स, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। लॉन्ग लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो लंबे समय तक के लिए हम किसी को लोन या एडवांस में दे देते हैं पैसे, मोर देन 12 मंथ के लिए, वो इसके अंदर आती है। अदर कैन नॉन करंट एसेट्स यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से अलग जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो एसेट्स होगी वो इसके अंदर आएगी। फिर करंट एसेट्स होता है, करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट जो कि एस 13 में हमें डिफाइन किया गया है। करंट इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म के लिए लेस देन 12 मंथ के लिए होती है। इन्वेंट्रीज एस 2 में रॉ मटेरियल, WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड रिसीवेबल डेटर प्लस BR, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के दो टाइप्स होते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पे, क्योंकि MCQ आने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कैश, एक तो कैश होता है, कैश इन हैंड और बैंक डिपॉजिट दोनों ही कैश होते माना जाता है, क्योंकि ये दोनों ही 12 महीने के अंदर ही अंदर डिफाइन हो जाते हैं, मतलब कि कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे बिजनेस के, ये हेल्प हो जाते हैं। कैश इक्विवेलेंट शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट विथ नेग्लेबल रिस्क ऑफ लॉस एंड टोटल ओरिजिनल लाइफ इज नॉट मोर देन 3 मंथ। यानी कैश इक्विवेलेंट यानी कैश के बराबर क्या होता है, यानी कि ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो बहुत ही कम रिस्क वाले हो, जिनमें लॉस होने का बहुत कम रिस्क हो, और वो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की हो, उससे ज्यादा की उनकी इन्वेस्टमेंट्स ना हो, वो कैश इक्विवेलेंट के अंदर आता है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसके एग्जांपल्स में सबसे पहला आता है FD। FD मोर देन 3 मंथ, नॉट मोर देन 3 मंथ, यानी 3 महीने से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। ट्रेजरी बिल 3 महीने के ज्यादा के नहीं होते। गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज ओरिजिनल लाइफ अप टू, जिनकी लाइफ 3 महीने तक की, वो सब इसके एग्जांपल्स होते हैं। फिर उसके बाद अदर करंट एसेट्स, यानी कि कोई भी और करंट एसेट्स हमारे पास पड़ी है जो 12 महीने के अंदर ही सॉल्व डिसॉल्व हो जाएगी, कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, वो सब इसके अंदर आते हैं। इसी के साथ बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। तो उसके बाद हम देखते हैं, अगला टॉपिक है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट, डिविडेंड, dividend can be distributed only out of the realized profit. कंपनी cannot use revaluation reserve with realization gains। यानी डिविजिबल प्रॉफिट यानी जो हमारे पास प्रॉफिट हुआ है उसको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में प्रोवाइड कराना। तो डिविडेंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूट ओनली ऑफ द रियलाइज्ड प्रॉफिट, यानी जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा उसी से बांटा जाएगा, किसी भी रिजर्व और से नहीं। या अनरियलाइज गेन, अनरियलाइज गेन यानी कि जो अभी गेन हमें हुआ ही नहीं है, जैसे रिवैल्यूएशन रिजर्व के बारे में हमने पढ़ा था, वो गेन अभी हमें हुआ नहीं है, लेकिन रियलाइज नहीं हुआ, मतलब उसके पैसे अभी हमें नहीं आए, लेकिन वो गेन है, हमें दिख रहा है कि फ्यूचर में जाके हमें इसके गेन होगा, उससे हम नहीं करेंगे, बल्कि जो
एक्चुअल प्रॉफिट आएगा पी एंड एल बनाने के बाद, उससे हम डिविडेंड पे करेंगे। फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑलवेज यूज करंट ईयर प्रॉफिट इन फर्स्ट प्रायोरिटी इज अवेलेबल। यानी कि जब भी हमें डिविडेंड पे करना होगा तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी कि हम करंट ईयर का प्रॉफिट यूज करें। Previous year profit can also be utilized for the payment of dividend if current year profit are not sufficient, subject to three condition as under। यानी कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट भी हम यूज कर सकते हैं डिविडेंड पे करने के लिए, अगर करंट ईयर का सफिशिएंट नहीं है तो। ये नहीं कि सफिशिएंट है और हमें और प्रॉफिट पे करना है तो हम प्रीवियस का भी उठा लेंगे, नहीं। अगर फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट सफिशिएंट है पे करने के लिए तो उसी से पे करेंगे, अगर नहीं है तो हम प्रीवियस ईयर से पे कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी तीन कंडीशन है। जैसे कंडीशन वन है, डिविडेंड रेट शेल नॉट एग्जिस्ट एवरेज ऑफ डिविडेंड रेट्स ऑफ प्रीवियस 3 ईयर, लास्ट 3 ईयर्स के जो हमने डिविडेंड पे करे हैं उसकी एवरेज रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए इस साल का डिविडेंड रेट। अब इसके कुछ केसेस बनते हैं, जैसे कि अगर करंट ईयर इज फर्स्ट ईयर ऑफ कंपनी, अगर करंट ईयर है ही फर्स्ट ईयर है कंपनी का, तो हम कोई भी डिविडेंड पे करेंगे ही नहीं। तो पिछले साल का कोई हमारा पहला ही साल है तो प्रीवियस ईयर तो कोई हुआ ही नहीं, तो इस साल में प्रॉफिट हुआ तो उतना ही देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। फिर उसके बाद आगे आता है केस टू, इफ current year is third year only for company, take any average, take average of previous 2 year। अगर ये तीसरा ही साल चल रहा है, अभी तक 2 साल ही हुए हैं कंपनी का, तो हम उसी 2 साल का एवरेज लेंगे, 3 साल की एवरेज लेने की हमें जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आता है कंपनी नेवर डिस्ट्रीब्यूट एनी डिविडेंड इन लास्ट 3 ईयर्स। और अगर पिछले 3 साल में उसने कोई डिविडेंड ही नहीं दिया तो हम उसको भी, उस पे भी कोई डिविडेंड नहीं बन सकता, क्योंकि वो फिर 0% आएगा। 0% ज्यादा, 0% से कम क्या दोगे, कुछ नहीं। इफ डिविडेंड ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पिछले 3 साल का डिविडेंड कितना है, 15, दूसरे साल हम डिविडेंड ही नहीं दिया और तीसरे साल 20% दिया, उसका एवरेज 7.5, यानी कि 17.5% से कम डिविडेंड ही दे सकते हैं हम। ये कंडीशन वन है। अब कंडीशन टू क्या होता है, मैक्सिमम विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट for dividend shall be up to 10% of paid up share capital plus free reserves of last audit balance sheet। यानी कि जो प्रीवियस बैलेंस शीट बनी है हमारी, उसमें पेड अप शेयर कैपिटल क्या थी और फ्री रिजर्व्स क्या थे, उनको कंबाइन करेंगे, सम करेंगे, और उसका 10% जो है मैक्सिमम उतना ही विड्रॉल कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम इसको विड्रॉल नहीं कर सकते। इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे आगे। और थर्ड कंडीशन आती है, balance remaining in accounts profit free reserves should be at least 15% of paid up share capital। यानी कि जो, या फिर हम डिविडेंड हम जहां से पे कर रहे हैं, या वो काउंटिंग प्रॉफिट हो या फ्री रिजर्व हो पिछले साल का, उसमें से कम उसका 15% पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। यानी कि जो बाकी बचेगा प्रॉफिट या फिर जनरल रिजर्व, जहां से भी हम पिछले साल का डिविडेंड, पिछले साल के डिविडेंड प्रॉफिट से या जनरल रिजर्व से हम निकाल रहे हैं पैसे, उस वो जितना बचे निकालने के बाद वो कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल का 15% होना चाहिए। इस पे भी हम क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आएगा। पहले देख लेते हैं फ्री रिजर्व क्या होते हैं, जैसे जनरल रिजर्व या पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस से फ्री रिजर्व होते हैं। लेकिन इसमें क्या क्या नहीं आते, सीआरएन, क्रेडिट रिजर्व, कैश रिजर्व रेशियो, डी डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, क्रेडिट रिडम्पशन रिजर्व, एसपी, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व और कैपिटल रिजर्व्स। ये सब अगर हमें गिवन होंगे तो ये सब इसमें नहीं आएंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल 75, प्रेफरेंस शेयर 20 और ग्रोस ग्रोस जनरल रिजर्व है 50 लाख। अब और पिछले साल में प्रॉफिट भी हुआ था 15 लाख का, तो अब इसका सम अब हमें निकालना है सेकंड कंडीशन चेक करने के लिए। सेकंड कंडीशन चेक करने में क्या है, उन्होंने कहा था कि पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व हमारे जनरल रिजर्व भी फ्री रिजर्व है, पी एंड एल का
डेबिट या क्रेडिट बैलेंस भी फ्री रिजर्व है, तो उसको सम करेंगे, उसका 10% मैक्सिमम इतना विड्रॉल कर सकते हैं, 13 लाख का विड्रॉल कर सकते हैं। इसमें हम एक फुल क्वेश्चन भी करेंगे। अब जैसे यहाँ 80 है, 25 और 40 पे इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर और जनरल रिजर्व है। और पी एंड एल जो है हमारा वो क्रेडिट बैलेंस, यहाँ डेबिट बैलेंस है 15 लाख का, तो यानी कि यहाँ लॉस था, तो उसको माइनस कर दिया जाएगा लॉस को। और यहाँ प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को ऐड करके उसका 10% निकाल लिया जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये। अगर इक्विटी पेइंग डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड कंपनी हैज टू प्रीफरेंस डिविडेंड फर्स्ट। जब हम इक्विटी डिविडेंड पे करेंगे, तो इक्विटी और प्रीफरेंस में से सबसे पहले हम प्रीफरेंस को पे करेंगे, उसके बाद अगर पैसे बचेंगे तो हम इक्विटी पे करेंगे। इफ कंपनी हैज सम current year profit but they are insufficient, then combination of current year and previous year profit can be used, firstly priority to current year profit only। अगर current year profit insufficient है, उतना नहीं है कि हम डिविडेंड पे कर पाए, तो हम करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों को मिला के हम डिविडेंड पे करेंगे, लेकिन पहले करंट ईयर से पे करेंगे। फिर एक एग्जांपल और देखते हैं। फुल एग्जांपल है, जैसे हमारे इस साल का नेट प्रॉफिट है 15 लाख, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है 10% वाले प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है 50 लाख के, और इक्विटी शेयर है 90 लाख का। हमें कंपनी वांट्स टू डिक्लेयर 11% इक्विटी डिविडेंड देना चाहती है, तो बताना है कि ये सफिशिएंट प्रॉफिट सफिशिएंट होगा कि नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करने के जैसे हमारी नोट क्या बनता है कि हमें पहले प्रीफरेंस शेयर को डिविडेंड देना है, इक्विटी शेयर को बाद में देना है। प्रॉफिट टोटल 15 लाख, उसमें से डिविडेंड लेस कर देंगे प्रीफरेंस शेयर का 5 लाख, क्योंकि 50 लाख इंटू 10% 5 लाख। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना प्रॉफिट बचेगा, 10 लाख का प्रॉफिट बचेगा। और जब उनका डिविडेंड माइनस करेंगे तो 9,90,000 आता है उनका डिविडेंड, तो उसके बाद भी हमें बचा, यानी कि सफिशिएंट है, यस इट इज सफिशिएंट टू पे डिविडेंड। अब इसका एक कंक्लूजन लिख लेते हैं, जैसे हम लॉ में एक कंक्लूजन लिखते हैं वैसे हमें यहाँ भी लिखना पड़ेगा। करंट ईयर्स प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इज सफिशिएंट, नो नीड टू यूज प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, हम यहीं से करंट ईयर से ही इसको पे कर देंगे। अब हम मॉड्यूल का एक क्वेश्चन करते हैं। मॉड्यूल में पेज नंबर 11.23 है, मॉड्यूल 3 का है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। अब इसका क्वेश्चन क्या है, ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 एक्स, यानी कि 10 पढ़ा जाता है इसको, 2022 12 XYZ Limited proposed to declare 10% dividend of the general reserve from the following particular ascertain the amount of the utilized general reserve occurred in company declaration dividend with the rules 2014 2022 का आता है एग्जाम ये। उसके बाद 17,500 9% शेयर, डिफरेंस शेयर ऑफ 100 इज फुल्ली पेड अप, 17,50,000 के हमारे प्रीफरेंस शेयर हैं, 80 लाख के इक्विटी शेयर हैं, जनरल रिजर्व 25 लाख का है, कैपिटल रिजर्व 3 लाख का है, रिवैल्यूएशन रिजर्व 3,50,000 का है, और नेट प्रॉफिट 3 लाख का है। और पिछले 3 साल का एवरेज भी हमें दे रखा है 12%। अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना बचता है। सबसे पहले डिविडेंड, नेट प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड 9%, 17,50,000 का 9%, 157,500, 142,500 बचता है। लेकिन हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है 8 लाख, क्योंकि 80 लाख का 10% 8 लाख। अब प्रॉफिट हमें कितना फिर और चाहिए होगा पिछले साल से, 6,57,500। अब इस प्रीवियस ईयर से ऐसे तो हम डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं ले सकते, पहले तीनों कंडीशन को चेक करेंगे। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम पिछले साल का प्रॉफिट यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन, 3 कंडीशन चेक बिलो। स्टेप 2 हो जाता है हमारा कंडीशन चेक करने का। सबसे पहली कंडीशन क्या कहते हैं, द डिविडेंड प्रपोज 10% शुड नॉट बी एग्जिस्ट एवरेज
ऑफ लास्ट 3 years डिविडेंड रेट्स, यानी पिछले 3 सालों के एवरेज से कम होना चाहिए। पिछले 3 सालों का हमें दे रखा था पहले ही 12%, 12% दिया था, लेकिन हम तो 10% ही दे रहे हैं। तो कंडीशन पे वन फुलफिल कर जाती है, कंडीशन वन इज फुलफिल्ड। अब कंडीशन टू देखते हैं। कंडीशन टू क्या कहती है? मैक्सिमम विड्रॉल आउट ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। जनरल रिजर्व इज एग्जाम्पल, क्योंकि हमें इसमें जनरल रिजर्व ही दिया है, क्योंकि देखो अगर हम देखें तो जनरल रिजर्व में हमारा फ्री रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व नहीं है, इवेल्युएशन नहीं है। तो इन दोनों से तो हम नहीं दे सकते, लेकिन जनरल रिजर्व से ही हम दे सकते हैं। तो जनरल रिजर्व कैन बी 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का सम का 10% मैक्सिमम दे सकते हैं। तब उसके लिए सबसे पहले प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 70,50,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000, और जनरल रिजर्व इनका सम आ गया 1,22,50,000। तो उसका 10% देखा जाए तो हमें 12,25,000, यानी कि मैक्सिमम हम कितना निकाल सकते हैं पिछले साल के प्रॉफिट से या जनरल रिजर्व से? 12,25,000। लेकिन हमें चाहिए कितना? 6,57,500, जो हमारा पीछे आया था डिफरेंस 8 लाख और 1,42,500 का। तो ये कंडीशन टू भी हमारी फुलफिल कर जाती है, क्योंकि हमें तो उससे कम ही चाहिए। फिर उसके बाद देखते हैं कंडीशन थ्री। कंडीशन थ्री क्या कहती है? बैलेंस रिमेनिंग इन पास्ट प्रॉफिट्स शुड बी एटलीस्ट 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल का 15% होना चाहिए, कम बचना चाहिए हमारे पास डिविडेंड लेने के बाद, तभी ये कंडीशन फुलफिल करेगा, वरना नहीं करेगा। तो उसके बाद देखते हैं हम एक्चुअली बैलेंस हमारा कितना है जनरल रिजर्व आफ्टर प्रपोज्ड विड्रॉल, यानी कि विड्रॉल हमने पैसे ले लिए, तो उसके बाद हमें कितना बैलेंस बचेगा? 25 लाख जनरल रिजर्व था, उसमें से हमें कितने की जरूरत थी? 6,57,500 की। उसको ले लिया तो हमारे पास 18,42,500 बाकी बैलेंस बचा। अब हम चेक करते हैं कैसे हम पता करें कि 15 कितना मिनिमम बैलेंस हमें रिक्वायर्ड है। तो बैलेंस रिक्वायर्ड ऑफ जनरल रिजर्व है, अबव कंडीशन में, कंडीशन के हिसाब से हमें कितना बैलेंस चाहिए? पहले प्रीफरेंस और इक्विटी का सम देखेंगे। 97,50,000, उसका 15% 14,62,500। तो ये हमें इतना मिनिमम बैलेंस चाहिए, लेकिन हमारे पास बहुत उससे ज्यादा बच रहा है। तो हम कुछ नहीं, कंडीशन थ्री भी सेटिस्फाई कर गई। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है कि सिंस ऑल थ्री कंडीशन आर फुलफिल्ड, हेंस 8 lakhs कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज इक्विटी डिविडेंड फंड। तीनों कंडीशंस फुलफिल कर गई, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, तो हमारा इक्विटी डिविडेंड पे कर सकते हैं। उसके बाद एक हम आई आरटीपी का क्वेश्चन करते हैं। मई 21 में क्वेश्चन आया था, हमें डिविडेंड बोला था 10% डिक्लेयर करेंगे जनरल रिजर्व, इक्विटी का डिविडेंड 10% रहेगा आउट ऑफ जनरल रिजर्व। उसमें हमें 5 लाख की इक्विटी शेयर थी, 10 ईच फुल्ली पेड अप। 5 लाख इक्विटी शेयर थी, 10 रुपए ईच, यानी टोटल कितना हो गया? 50 लाख। 50 लाख पेड अप शेयर कैपिटल बन गया हमारा। तो उसके बाद जनरल रिजर्व 25 लाख, रिवैल्यूएशन रिजर्व, प्रॉफिट और रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ लास्ट 3 ईयर का एवरेज कितना देखा? 12%। अब देखो रिवैल्यूएशन रिजर्व तो हमारा यूज ही नहीं होगा, क्योंकि कोई फ्री रिजर्व है ही नहीं। ये अनरियलाइज रिजर्व है, अनरियलाइज यानी कि जिसका प्रॉफिट अभी हमें मिला नहीं है, लेकिन मिल सकता है फ्यूचर में। अब देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट चेक करेंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना बचेगा। यहाँ प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स है ही नहीं, तो उन्हें मतलब हमें डिविडेंड देना ही नहीं, तो मतलब 1,42,500 जो पूरा है वो प्रॉफिट उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए रहेगा। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो हमें 5 लाख देना है, 50 लाख का 10%, 5 लाख। तो हमें कितना और चाहिए होगा प्रीवियस ईयर के जनरल रिजर्व से? 3,57,500 इतने की जरूरत है। तो इससे पहले हम पिछले 3 साल का सब लें, हमें तीनों कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। तो कंडीशन वन क्या कहती है कि हमें पिछले 3 साल के जो एवरेज है डिविडेंड पे रेट्स का, उससे कम होना चाहिए। तो हमारा 10% या पिछले 3 साल में 12% पे किया गया है, तो ये पहली कंडीशन फुलफिल कर देगी। कंडीशन टू आती है कि पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का 10% मैक्सिमम हम विड्रॉल कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होगी? 50 लाख, जनरल रिजर्व 25 लाख।
टोटल 75 लाख, उसका 10% 7,50,000। लेकिन हमें तो सिर्फ 3,57,500 ही चाहिए, तो ये भी कंडीशंस फुलफिल कर गई। फिर उसके बाद आता है कंडीशन 3 कि हमें मिनिमम बैलेंस कितना बचना चाहिए विड्रॉल के बाद। तो उसके लिए 15% बचना चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल की पहले हम देखते हैं कितना हमारे पास विड्रॉल करने के बाद बैलेंस बचता है। 25 लाख माइनस 3,57,500, हमारे पास बचता है 21,42,500 बैलेंस बचता है। लेकिन हमें मिनिमम कितना चाहिए उसको देखने के लिए पहले बैलेंस रिमेनिंग इन जनरल रिजर्व अबव कंडीशन के हिसाब से कितना बचा। टोटल कैपिटल पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख ही थी, क्यों प्रीफरेंस है नहीं तो उसे ऐड करेंगे नहीं। उसका 15% 7,50,000 जो कि बैलेंस से बहुत कम है, लेकिन हमारे पास वो पहले जो हमें चाहिए एक्चुअली उससे बहुत ज्यादा बचा हुआ है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो हम इस 5 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं इक्विटी डिविडेंड को। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आगे के कॉन्सेप्ट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।